नमस्कार स्टूडेंट्स, G9 क्लास के YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, हम इसमें जो संस्कृत की निरंतर हमारी कक्षाएं चल रही है इस चैनल पर, तो हमने इसमें क्या पढ़ा था, वर्ण विचार पढ़े थे। हमारे वर्ण विचार हैं उसका जो चैप्टर पूरा हो गया था, अर्थात संस्कृत भाषा के अंतर्गत हम वर्ण पढ़ चुके हैं और वर्णों का हमारा जो चैप्टर था उसमें उच्चारण स्थान है, वर्ण हम कितने भेद थे उसके, स्वर व्यंजन सारे हमने पढ़ लिए हैं। अब जो हमारा अगला चैप्टर है इसी का ही वर्णों पर ही आधारित है, संधि। अगर आप हम जो हमारे वर्ण विचार जो हमें याद है तो हम संधि है जो आसान से तरीके से हम उसको समझ पाएंगे। तो ये सबसे सरल हमारा चैप्टर है जो संधि। संधि शब्द है, इसकी उत्पत्ति यानी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी हमने पढ़ा है कि संधि शब्द है सम प्लस धाड़े यानी धा क्रिया धातु थी और की प्रत्यय लगने से संधि शब्द है वो बना। अर्थात सम तो इसमें उपसर्ग था और यानी धाड़े यानी धा क्रिया धातु थी और की प्रत्यय था। सीधी सी बात ये हुई कि सम प्लस धा धातु और की प्रत्यय इस शब्द से जो संधि शब्द का निर्माण हुआ था। इसका अर्थ क्या है? वर्णानुसंधान संधि। वर्णानुसंधान संधि, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्णामेलन संधि यानी वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं। अब देखो, हमने पढ़े थे वर्ण हमारे, उसमें ये वर्ण है उसी का जो मिलान होता है उसको संधि कहते हैं। फिर पाणिनि ने था, उसने अपनी परिभाषा दी परम सन्निकर्षा संहिता कि वर्णानाम अत्यंत समीपता संहिता कथेते, कि वर्णों की अत्यंत निकटता है उसी को ही संधि कहते हैं। वर्णों की निकटता, जैसे हमने एक शब्द लिया हिम प्लस आले, आले। अब देखो, हिम प्लस आले यानी हिम, इसमें किसकी ध्वनि आ रही है? ए प्लस आ। इसमें ए और आ वर्ण यानी संहिता यानी निकट है, इसलिए इसको क्या कहा गया? संधि कहा गया। और वैसे देखी जाए तो संधि की सीधी सी परिभाषा है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब देखो, वर्णों के मेल को अब हमने पढ़ा था कि जो हमें, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वर्ण है उस पर हमारी संधि चलेगी। अब दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। कोई भी शब्द ले लीजिए, जैसे छात्र प्लस आवास, आवास है, इसका क्या बन गया? छात्रावास, छात्रावास है। अब देखो, छात्र शब्द में किसकी ध्वनि आ रही? ए प्लस आ, यानी ए और आ क्या है? वर्ण है। इसलिए क्या हुआ कि दो वर्णों के मेल को संधि करते हैं। सीधी सी हमारी परिभाषा हुई कि संधि है उसमें हमारे जितने भी वर्ण पढ़े थे वो इस संधि में काम में आएंगे। अब देखो, संधि के भेद। संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, यानी संधि के मुख्य रूप से तीन भेद माने। लघु सिद्धांत कौमुदी में वर्त राजाचार्य के अनुसार जो तीन भेद माने गए हैं, एक यानी स्वर संधि यानी अच संधि, अच संधि। नंबर दो है जो मानी है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि यानी हल संधि, संधि। और नंबर तीन जो मानी है उन्होंने यानी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि यानी स्वर संधि, व्यंजन स्वर संधि जो अच संधि है वो, और व्यंजन संधि जो हल संधि है, और विसर्ग संधि। ये इसके मुख्य रूप से तीन भेद जो माने गए। अब स्वर संधि देखो, स्वर संधि है जो हमारे स्वर थे 13 उस पर आधारित है।
स्वर संधि है जो 13 स्वर थे उस पर चलेगी, और व्यंजन संधि है जो हमारे व्यंजन थे उस पर चलेगी। अब देखो भट्टो जी दीक्षित सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के 5 भेद माने हैं। इन्होंने क्या किया कि संधि को 5 भागों में बांट दिया गया था। वो ही नंबर 1 स्वर संधि, और नंबर 2 प्रकृति भाव संधि, और नंबर 3 व्यंजन संधि, और नंबर 4 शवादि संधि, और नंबर 5 यानी वही आपकी विसर्ग संधि। इस प्रकार से इन्होंने जो मुख्य रूप से संधि को 5 भागों में बांट दिया। अर्थात लघु सिद्धांत कौमुदी में वर्द राजाचार्य के अनुसार संधि के 3 भेद माने, स्वर संधि अच, व्यंजन संधि हल, और विसर्ग संधि। और भट्टो दीक्षित के सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इन्होंने 5 मानी है, स्वर संधि, प्रकृति भाव संधि, व्यंजन संधि, समाधि संधि और विसर्ग संधि। लेकिन जो हमारे पढ़ने में सबसे महत्वपूर्ण ये ऊपर जो लघु सिद्धांत कौमुदी राजाचार्य के अनुसार जो 3 संधि बताई हैं उन्हीं को ही हम पढ़ते हैं, और उसका अलग अलग भाग है। देखो अब आगे क्या है इसमें। नंबर 1 स्वर संधि यानी अच संधि। स्वर संधि अच, देखो अच नाम से हमें पता चल जाना चाहिए कि हमने जो वर्ण विचारों में पढ़े थे अच यानी क्या थे, हमारे स्वर थे। अच संधि इसमें परस्पर मिलने वाले, यानी इसमें परस्पर मिलने वाले, परस्पर मिलने वाले दोनों वर्ण स्वर होते हैं, दोनों वर्ण स्वर होते हैं। स्वर संधि इसमें क्या है, इसमें परस्पर जो आपस में जो मिलने वाले दोनों वर्ण स्वर होंगे। स्वर से क्या तात्पर्य है, जैसे ये है हमारा हिम प्लस आले आले है, विद्या प्लस आले पत्ती प्लस एक, हिम प्लस आले। हिम शब्द है, इसमें देखो ए की ध्वनि आ रही है ए, और आगे स्वर है आ, तो दोनों स्वर है, तो इससे शब्द बना हमारा हिमालय है। दूसरा है विद्या प्लस आले। विद्या देखो इसमें भी आ प्लस आ, दोनों वर्ण क्या है, ये हमारे स्वर है, तो इससे बन गया हमारा शब्द विद्यालय। इसी प्रकार से प्रति प्लस एक, प्रति देखो प्रति में ई की ध्वनि आ रही है, ई प्लस ए, ई और ए क्या है, हमारे दोनों ही स्वर हैं, इसलिए ये भी स्वर संधि का ही उदाहरण है। इससे बन गया प्रत्येक। कहने का तात्पर्य हमने स्वर पढ़े थे, 13 स्वर माने थे, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व 5 थे, दीर्घ स्वर 8 थे। उन 13 स्वरों पर हमारी जो संधि है वो चलेगी। इस प्रकार से क्या सीधी सी परिभाषा ये हमारी हुई कि इसमें परस्पर मिलने वाले दोनों वर्ण स्वर होते हैं। अब देखो स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के मुख्य रूप से भेद 8 माने गए हैं। स्वर संधि के 8 भेद माने गए हैं। देखो नंबर 1 यानी दीर्घ संधि। नंबर 2 गुण संधि। नंबर 3 यण संधि। नंबर 4 दीर्घ गुण यण वर्धी संधि।
नंबर 5 अयादि संधि। नंबर 6 पररूप संधि। नंबर 7 पूर्व रूप संधि। और नंबर 8 प्रकृति भाव संधि। देखो दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वर्धी संधि, अयादि संधि, पररूप, पूर्वरूप और प्रकृति भाव संधि। इस प्रकार से स्वर संधि है उसको 8 भागों में बांट दिया गया है। जो ये 8 भाग, इसके भेद इस प्रकार से हैं। अब देखो इस 8 भेदों में हमारे जो स्वर थे 13, उस 13 स्वरों पर ये जो 8 भेद है वो हमारे चलेंगे। स्वर संधि के 8 भेद होते हैं, जो 8 भेद है वो हमारे 13 स्वर थे उस पर चलेंगे। देखो नंबर अब 1 पर दीर्घ संधि। नंबर 1 दीर्घ संधि सूत्र है अकसवर्णे दीर्घ है, अर्थात इसकी परिभाषा क्या हुई? अकसवर्णे दीर्घ है, यानी जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर, जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्व या दीर्घ स्वर यानी ए, ई, ऊ, री और ली के बाद समान स्वर आए, के बाद समान स्वर आए, स्वर आए तो दीर्घ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। देखो यानी इसकी सीधी सी परिभाषा ये हुई, जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ह्रस्व या दीर्घ से तात्पर्य ए के बाद में आ भी आ सकता, छोटी ई है बड़ी ई भी आ सकती है, छोटा ऊ है बड़ा ऊ भी आ सकता है, छोटी री बड़ी री भी आ सकती है, री यानी री भी आ सकती है। तो आए उसके बाद समान, समान से तात्पर्य क्या है कि ए प्लस ए आ सकता है और ए प्लस आ सकता है, आ प्लस ए आ सकता है, और यानी आ प्लस ए आ सकता है। समान से तात्पर्य ये हुआ कि अगर ए प्लस आ आएगा तो भी इसका आ ही बनेगा, और ए प्लस आ आएगा तो भी इसका आ ही बनेगा, और आ प्लस आ आएगा तो भी इसका आ बनेगा, और आ प्लस ए आएगा तो भी आ ही बनेगा। तो उसका क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। जैसे देखो दैत्य प्लस अरि, अरि है, दैत्य प्लस अरि है। अब देखो हमारा यहां से पता चल गया दैत्य यानी इसमें किसकी दावनी आ रही है? ए प्लस ए, यानी ए प्लस ए आएगा तो क्या बनेगा? यानी हमारा वर्ण है जो बनेगा आ, तो इससे क्या बन जाएगा? दैत्यारी, यानी दैत्यारी। इसी प्रकार से यानी ए प्लस आ आने पर जैसे विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी। अब देखो विद्या प्लस अर्थी यानी विद्या आ प्लस क्या आ रहा है? ए, तो इससे भी क्या बनेगा? आ प्लस ए से भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा। तो विद्या प्लस अर्थी से बन गया विद्यार्थी, यानी क्या बन गया? विद्यार्थी है। इसी प्रकार से यानी विद्या प्लस आले, यानी विद्या प्लस आले। अब देखो विद्या प्लस आले, इस यहां भी क्या आ रहा? आ प्लस आ, तो इससे क्या बन गया? यानी आ ही बनेगा, इससे बन गया विद्यालय, विद्यालय। कहने का तात्पर्य यही है हमारा कि जिन
शब्दों के अर्थात ए आ आए तो उसका दीर्घ हो जाता है। देखो नाम से दीर्घ संधि सूत्र एको सवर्ण दीर्घ, यानी समान वर्ण आने पर उसका दीर्घ हो जाता है। तो उसको हम कौन सी संधि कहेंगे, यानी उसको हम दीर्घ संधि कहेंगे। तो यही इसमें होता है। छोटी ई प्लस यानी छोटी ई, इससे बनेगा बड़ी ई, और छोटी ई प्लस बड़ी ई, इससे भी बड़ी ई, और बड़ी ई प्लस बड़ी ई, इससे भी बड़ी ई, और बड़ी ई प्लस छोटी ई, इससे भी बड़ी ई, ये बनेगा। कैसे, जैसे देखो कवि प्लस इंदर, कवि, इसमें किसकी दावनी आ रही है, छोटी ई प्लस छोटी ई, तो इससे बन गया हमारा बड़ी ई। तो कवि प्लस इंदर से क्या बन जाएगा, कविंदर, यानी क्या बन जाएगा, कविंद्र है। प्रति प्लस इक्षणम, अब देखो प्रति, यहां छोटी ई आ रही है, प्लस में बड़ी ई, प्रति प्लस इक्षणम, तो इसका बन जाएगा बड़ी ई। तो यहां क्या बन जाएगा, प्रति अक्षणम। और नदी प्लस ईस, नदी, यानी इसमें भी क्या आ रहा है, बड़ी ई, और यहां भी बड़ी ई, तो इससे बन जाएगा बड़ी ई। तो इससे बन गया नदी सह, यानी नदी सह। महती प्लस इच्छा, यानी महती प्लस इच्छा, यहां देखो ती, ई बड़ी आ रही है, यहां छोटी ई, तो इससे बन गया महती और छा, महती छा। कहने का तात्पर्य यही है हमारा कि जहां पर यानी बड़ी ई बनेगी और बड़ा आ बनेगा, तो वहां यानी दीर्घ स्वर जहां बनेगा वहां हमारी यानी दीर्घ संधि होगी। जैसे एक है, ये है हमारा सिरी प्लस ईस, यानी सिरी प्लस ईस है, तो इससे सिरी, देखो छोटी बड़ी ई प्लस बड़ी ई, तो इससे भी बड़ी ई बनेगा, तो इसका बन गया यानी सिरी सह। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य ये हमारा कि समान वर्ण आए तो उसका दीर्घ हो जाता है। तो उ प्लस उ, इसी प्रकार से तो क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। जैसे विष्णु प्लस उदय, विष्णु छोटा ऊ, छोटा ऊ, देखो यानी समान वर्ण आ रहे हैं, ऊ प्लस ऊ, तो इससे बनेगा यानी बड़ा ऊ, तो इससे बन जाएगा विष्णु और उदय, यानी विष्णु उदय। सिंधु प्लस ऊर्मी, यानी सिंधु छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो इससे क्या बन जाएगा, यानी सिंधु ऊर्मी, ऊर्मी है, यानी सिंधु ऊर्मी है, क्योंकि इससे भी बड़ा ऊ बनेगा। इसी प्रकार से वधु प्लस उक्ति, पहले बड़ा ऊ आ गया, फिर यानी क्या बन गया इससे, यानी बाद में छोटा ऊ, तो इसका भी बड़ा ऊ बन जाएगा। तो वधु यानी ऊ प्लस ऊ, बड़ा ऊ, तो इससे बन गया वधु उक्ति है, वधु उक्ति है। इसी प्रकार से बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, इससे बन जाएगा बड़ा ऊ। चमू प्लस ऊर्ज, तो इससे क्या बन जाएगा, चमूर्ज है। चमूर्ज है। तो यानी क्या पढ़ा हमने कि समान वर्ण आए तो उसी का दीर्घ हो जाता है। री प्लस री, यानी री प्लस री, तो इससे क्या बनेगा, बड़ी री। होत्र प्लस रिकार, तो इससे क्या बन जाएगा, यानी यहां भी क्या आ रही है, री प्लस री, तो इससे बन जाएगा हमारा बड़ी री, तो इससे बन गया होत्र और कार।
इसी प्रकार से मात्र प्लस ऋणम, यहां भी क्या आ रही है, री प्लस री, यानी तो इससे भी क्या बन जाएगा, बड़ी री, तो इससे बन गया मात्र ऋणम। और अब देखो री प्लस री, इसका दीर्घ का अभाव रहता है, इसका यानी री है वो दीर्घ नहीं बनती, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, यानी री प्लस री, इसका री ही रह जाएगा, इसका दीर्घ नहीं होता है, तो इससे बन जाएगा ऋकार, यानी इसका दीर्घ का अभाव रहता है। इस प्रकार से हमने क्या पाया कि दीर्घ संधि है, सूत्र को अकह सवर्णो दीर्घ है, कि यानी सूत्र से हमें पता चल गया कि जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर है उसके बाद समान वर्ण आए तो उसका दीर्घ हो जाता है। ये हुई हमारी संधि। तो ये क्या हुआ हमारा संधि। देखो अब हमने आज क्या पढ़ा, स्वर संधि पढ़ी, और स्वर संधि है उसका पहला भेद था दीर्घ संधि, वो पढ़ लिया है। अब आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे यानी अगला हमारा जो संधि है गुण संधि। धन्यवाद।